हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को शुरू कर दिए होंगे। प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो चैप्टर 3 आव्यूह से संबंधित है, इंटरमीडिएट कक्षा 12 के लिए। और इस वीडियो में आपको बिल्कुल शुरू से आव्यूह क्या होता है, आव्यूह के बारे में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं और जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, पूरा कॉन्सेप्चुअल आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आपको इंटरमीडिएट बोर्ड एग्ज़ाम में 100 में 100 नंबर लाने हैं तो आप मेरे साथ जुड़े और देर ना करते हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से सबसे पहले हेडिंग लगी है आव्यूह। क्या होता है आव्यूह, आव्यूह को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे निरूपित करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि संख्याओं या आंकड़ों को आयताकार सारणी में व्यवस्थित करने की विधि को हम क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। इसे सदैव बड़े अक्षर से लिखा जाता है। हमने एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है कि राम, श्याम और मोहन कहीं किताब वाली दुकान पे जाते हैं। वहाँ पर क्या है कि तीनों व्यक्ति अलग अलग चीज़ें खरीदते हैं। पता चला राम ने 2 किताबें खरीदी, श्याम ने किताब नहीं खरीदी, मोहन ने एक किताब खरीदी। ठीक है, इसी तरीके से राम ने 3 कॉपियाँ खरीदी, श्याम ने एक कॉपी खरीदी और मोहन ने 2 कॉपियाँ खरीदी। इसी तरीके से राम ने कहा चलो भाई ठीक, हम भी ले लेते हैं। यहाँ पर पेन लिखा होना चाहिए, या हम इसे कलम कर देते हैं। ठीक है, कलम। राम ने 5 कलम खरीदे, श्याम ने 2 कलम खरीदे और मोहन ने 0 कलम खरीदा। तो ये जो हमारे पास आंकड़े दिए हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम आव्यूह में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे आव्यूह। इस व्यवस्था को हम आव्यूह में ऐसे लिखेंगे, आयताकार सारणी में। देखो, ये सबसे पहले ऊपर डाटा लिखा जाएगा, ऊपर वाला 2, 0 और 1। फिर नीचे वाला डाटा लिखा जाएगा 3, 1 और 2। इसी तरीके इसके नीचे वाला डाटा लिखा जाएगा 5, 2 और 0। तो जो भी हमारे पास आंकड़े मेरे प्यारे बच्चों दे रखे थे इस तरीके से, उसे हम कैसे आव्यूह में दर्शाएंगे, आव्यूह में लिखेंगे। तो यहाँ से हम आव्यूह को कैपिटल लेटर से लिखेंगे, आव्यूह ए बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर 2 3 4 बातें आपको और याद रखनी है। देखो, ये वाले जो खड़े हुए कॉलम देख रहे हो और ये वाले कॉलम देख रहे हो, तो देखो ये वाले जो होंगे जिन्हें हम लेटे हुए हैं ये, इसे हम कहेंगे R1, इसे हम कहेंगे R2 और इसे हम क्या कहेंगे, R3। R1, R2, R3 ये क्या है प्यारे बच्चों, ये पंक्तियां हैं। और यहाँ देखेंगे ये वाला, ये हमारे पास क्या है, C1 है, ये C2 है और ये हमारे पास क्या है, C3 है। तो खड़े हुए आकार में जो संख्याएं हैं उन्हें क्या कहेंगे, हम कॉलम में हैं। और जो लेटी हुई आकार में जो संख्याएं लिखी हैं उन्हें क्या कहेंगे, हम पंक्तियां कहेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे R1, R2, R3। ये हमारे पास क्या है, पंक्तियां हैं। ठीक है दोस्तों, और C1, C2 और C3 ये हमारे पास क्या है, स्तंभ है। क्या है, स्तंभ है। अब इसके अलावा इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। अब इसके अलावा हम क्या बताएंगे, आव्यूह का निरूपण, कि हम आव्यूह का निरूपण कैसे करेंगे। यदि आव्यूह में m पंक्तियां तथा n स्तंभ हों तो उसे m गुणे n क्रम या कूट एक ही बात है का आव्यूह कहते हैं। हमने एक आव्यूह यहाँ पे लिया है, A11 12 13 डॉट 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 A1n, ऐसे ही A21 22 23 डॉट डॉट A2n। ये हमने इस तरीके का क्या लिया, एक आव्यूह का व्यापक रूप आपके सामने लिया है।
अब इसे हम कैसे शो कराएंगे, देखो डॉट डॉट यहाँ भी है, डॉट डॉट यहाँ भी है, तो इसे हम कैपिटल ए बॉक्स लिखेंगे। आप व्यू का साइन होता है AIJ और ये किस क्रम का है, M गुणे N। अब देखो हम यहाँ पे क्रम और कोटि तत्व कुल तत्व के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो इसे हम A बराबर AIJ M गुणे N द्वारा निरूपित करते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए इसमें 1 2 3 1 2 3 4, आप यहाँ समझें, देखो 1 2 3, 3 क्या है, पंक्तियाँ हैं, और 3 क्या है हमारे पास, कॉलम है। तो इसी को हम m गुणे क्या करते हैं, En कह देते हैं। तो मतलब जो m, ये जो आव्यूह है वो m गुणे n क्रम का आव्यूह है, ठीक है। अब 2-3 पॉइंट हम आपको यहाँ पे और समझाएंगे कि क्रम या कोटि क्या होता है, आव्यूह के तत्व क्या होते हैं, और कुल तत्वों की संख्या हम कैसे निकालते हैं। देखो क्रम या कोटि जो होता है वो हम लिखते हैं m गुणे n से, ठीक है। तत्व जो होते हैं तत्व, इनका जो गुणनफल आता है, इनका जो गुणनफल आता है, सॉरी, तत्व जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं A1 A11 A12 A13 डॉट डॉट, हमने कहा A33, हमने यहाँ तक ले लिया, ठीक है। यहाँ तक ये हमारे पास तत्व हैं 11 12 13। 11 12 13 का मतलब आप जानते हो, अभी हम बताते हैं। और जो कुल तत्व होता है, कुल तत्व क्रम या कोटि का जो गुणनफल होता है उसे हम क्या कहते हैं, कुल तत्व कहते हैं। m तथा n का गुणनफल जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कुल तत्व कहते हैं। तो आपने क्या सीखा कि जो m और गुणे n है उसे हम क्रम या कोटि कहते हैं आव्यूह की, और जो तत्व होते हैं वो A1 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है। आव्यूह को क्या हो जाते हैं, ये तत्व कहलाते हैं। और जो कुल तत्व होते हैं वो m और n का क्या होता है दोस्तों, गुणनफल के बराबर होता है, उन्हें क्या कहते हैं, कुल तत्व कहते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब इसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं जो हम आपको आगे समझाने वाले हैं। तो बच्चों हम आपको अब आव्यूह के प्रकारों के बारे में समझाते हैं। देखो यहाँ हेडिंग लगी है आव्यूह के प्रकार, कितने प्रकार के आव्यूह होते हैं, ठीक है। तो पहला प्रकार है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह का मतलब होता है कि एक ऐसा आव्यूह जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पंक्ति हो, ठीक है, वो पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। इसमें लिखा है इसमें केवल एक पंक्ति होती है। अगर हम आपको उदाहरण से समझाएं तो उदाहरण में हमने लिखा है आव्यूह A बराबर 1 2 3, ये हमारे पास क्या हो गया, एक पंक्ति आव्यूह हो गया। हमने आपको समझाया था कि इस तरीके से जो संख्याएं लिखी होंगी लेटी हुई, उन्हें क्या कहेंगे, हम पंक्तियों में गिनेंगे। ये हमारे पास क्या हो गया, एक पंक्ति आव्यूह हो गया। लेकिन यहाँ पर इसका अगर क्रम देखा जाए तो पंक्ति एक होती है। देखो जो क्रम होता है किसी आव्यूह का वो होता है पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, मतलब m गुणे n। तो यहाँ से पंक्तियाँ कितनी हैं, एक है, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 3 क्या है यहाँ पर, स्तंभ है। तो आप ले सकते हैं कि जो रो है वो एक है लेकिन कॉलम कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो इस प्रकार का ये क्या हो गया, हमारे पास पंक्ति आव्यूह हो गया। अगला हमारे पास है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ होता है, ठीक है। अगर हम इसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाएं, उदाहरण एक हमने आव्यूह ले लिया है, यहाँ से पहले ABC। ए हमारे पास किस कैटेगरी का आव्यूह हो गया, स्तंभ आव्यूह हो गया, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में एक प्रकार की जो संख्याएं खड़ी हुई अवस्था में होगी वो स्तंभ कहलाते हैं। लेकिन इसका अगर क्रम देखें, जो इसका क्रम होगा, हमने बताया था क्रम के लिए क्या करना है, देखो पंक्तियाँ 1 2 3, 3 तो इसमें पंक्तियाँ हैं। कॉलम कितना है, कॉलम सिर्फ और सिर्फ कितना है मेरे प्यारे बच्चों, एक है। तो स्तंभ आव्यूह का
जो क्रम होता है उसे हम क्या कहेंगे 3 × 1। अगला हमारे पास शून्य आव्यूह, एक ऐसा आव्यूह जिसमें सारे तत्व जो होते हैं, सारे एलिमेंट होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे 0 होते हैं। तो यहाँ से आप उदाहरण लिखेंगे ए बराबर, एक आव्यूह हमने ले लिया ए, यहाँ से हमने देखा देखो 0 0 0 0। एक चीज आप यहाँ पे और समझिएगा, जो शून्य आव्यूह होगा उसे हम इस तरीके से शो कराएंगे, बड़ा सा एक हम ओ ले लेंगे या 0 ले लेंगे, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा 0 0 0 0। एक ऐसा आव्यूह जिसमें सभी तत्व क्या होते हैं 0 होते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है शून्य आव्यूह कहलाता है। अब अगला हमारे पास इम्पोर्टेंट वन है, देखो वर्ग आव्यूह, यदि आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं वर्ग आव्यूह कहते हैं। अगर हम यहाँ पर उदाहरण द्वारा समझाएं आपको, तो एक आव्यूह ले लिया हमने ए बराबर ए बी सी और डी। देखो क्या यहाँ पर देखो ये हमारे पास क्या है 1 और 2, 1 और 2 ये क्या है पंक्तियाँ हैं, मतलब ये वाली हमारे पास क्या है पंक्तियाँ हैं और ये वाले हमारे पास क्या है कॉलम है। तो क्या पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या है? बिल्कुल है। तो यहाँ से आप इसका क्रम लिखेंगे m × n, लेकिन यहाँ से m बराबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों n है। तो एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या की क्या हो आपस में बराबर हो, वो हमारे पास क्या कहलाएगा एक वर्ग आव्यूह कहलाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, आव्यूह बी बराबर, यहाँ से हमने लिया 1 0 2 3 4 5, यहाँ से 6 ले लिया, 7 ले लिया और क्या ले लिया 8। क्या यहाँ पर आपको क्या लगता है? देखो 1 2 3 लेटे हुए रूप में जो संख्याएं हैं वो पंक्तियां हैं, खड़े हुए रूप में जो संख्याएं लगी हैं वो क्या है कॉलम है। यहाँ पर 3 पंक्तियां हैं, ठीक है 3 पंक्तियां हैं, 3 ही क्या है कॉलम है। मतलब यहाँ पर जो इसका क्रम है, यहाँ से हम m × n कर सकते हैं या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2 पंक्तियां हैं और 2 क्या है कॉलम है। यहाँ से ऐसे, यहाँ पर पंक्तियाँ कितनी हैं 3 हैं और कॉलम भी कितने हैं हमारे पास 3 हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो पंक्तियों की संख्या है वो स्तंभों की संख्या के कैसे मेरे प्यारे बच्चों बराबर है। तो अगर ऐसा आव्यूह आपको देखने को मिल जाए जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर है तो क्या कहलाएगा वो वर्ग आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। अब हम आगे सीखेंगे विकर्ण आव्यूह के बारे में, अदिश आव्यूह के बारे में, इकाई या तत्समक आव्यूह के बारे में। तो क्या है विकर्ण आव्यूह में कि यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हों, विकर्ण का मतलब क्या होता है तिरछी लाइन होती है। तो देखो यहाँ से आव्यूह हमने बताया कि यहाँ x 0 0 0 y 0 0 0 z, मतलब यहाँ पर इस वाले विकर्ण का ये वाला हमारे पास क्या बन रहा है, इस आव्यूह का ये वाला हमें क्या मिल रहा है विकर्ण मिल रहा है। ठीक है, इस वाले का क्या मिल रहा है ये वाला विकर्ण मिल रहा है। समझ गए मेरी बात? तो विकर्ण आव्यूह में आप जानते हैं कि जो विकर्ण आव्यूह होता है उसके विकर्ण के सभी एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे तत्व या एलिमेंट हमारे पास क्या होते हैं जीरो होते हैं। बस कंडीशन यहीं पर ये है कि जो विकर्ण आव्यूह होता है उसमें जो विकर्ण के तत्व होते हैं वो अलग अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। दूसरा पॉइंट है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह में क्या होता है कि यदि किसी वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो। सेम डेफिनेशन लग रही है आपको? बिल्कुल। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। उदाहरण में देखेंगे आव्यूह ए बराबर 2 0 0 0 2 0 0 0 2। यहाँ पर जो विकर्ण बन रहा है
बी बराबर -2 0 फिर 0 -2 फिर यहाँ पर एक विकर्ण बन रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर विकर्ण बन रहे थे। हमने बताया था कि जो विकर्ण आव्यूह होता है उसमें विकर्ण के तत्व जीरो तो नहीं होते हैं, लेकिन वो अलग अलग होते हैं। अदिश आव्यूह में क्या होता है कि जो विकर्ण के तत्व होते हैं वो सेम होते हैं। कैसे होते हैं? सेम होते हैं। विकर्ण के तत्व सेम होने के अलावा सभी तत्व क्या हों? 0 0 हों, उसे कहते हैं हम क्या? अदिश आव्यूह। क्लियर हो गई बात। अगला 7 नंबर है इकाई या तत्समक आव्यूह। इसमें क्या होता है कि विकर्ण के सभी जो तत्व होते हैं वो इकाई होते हैं, और एक इकाई का मान प्यारे बच्चों होता है 1 के बराबर। वह आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी तत्व इकाई हों इसे आई से निरूपित करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम क्रम की बात करें तो इसमें 3 पंक्तियाँ हैं और 3 क्या है? कॉलम है। तो ये किस क्रम का है? ये 3 × 3 क्रम का है। इसमें 2 पंक्तियाँ हैं और 2 कॉलम हैं, तो इसका क्रम कितना हो जाएगा? 2 × 2 हो जाएगा। ओके। यहाँ पर 3 पंक्तियाँ हैं और 3 कॉलम हैं, तो यहाँ पर क्रम कितना हो जाएगा? 3 × 3। यहाँ पर 2 पंक्तियाँ हैं और 2 क्या है? कॉलम है, तो इसका क्रम हो जाएगा या कोटि हो जाएगा वो 2 × 2 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग आव्यूह है। तो वर्ग आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में कैसी होती है मेरे प्यारे बच्चों? बराबर होती है। अब देखो, जो इकाई या तत्समक आव्यूह होता है उसमें विकर्ण के सभी तत्व एक होते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। देखो यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, लेकिन जो विकर्ण बन रहा है उसके सभी एलिमेंट कैसे हैं? एक एक है। यहाँ पर सभी भी एलिमेंट कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? एक एक है। यहाँ पर भी विकर्ण के सभी तत्व कैसे हैं? एक एक हैं। अगर हम इसे देखें तो 1 2 3 4, कैसी? 4 पंक्तियाँ हैं। 1 2 3 4, 4 क्या है? कॉलम है, तो इसका क्रम हो जाएगा 4 × 4। यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3, 3 × 3 है। यहाँ पर 1 2 पंक्तियाँ हैं और 1 और 2 क्या है? कॉलम है, तो ये 2 × कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पर इसका निरूपण अलग तरीके से होता है। इस वाले को हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? इसे कहेंगे I4। इस वाले को हम क्या कहेंगे? I3। और इस वाले को हम क्या कहेंगे? I2। कहीं पर अगर सवाल में आपको I4 मिल जाता है तो उसे 4 × 4 का वर्ग आव्यूह लिखेंगे। अगर 3 × 3 I3 मिल जाता है तो 3 × 3 क्रम का वर्ग आव्यूह लिखेंगे। अगर I2 मिल जाता है तो आप लिखेंगे 2 × 2 क्रम का वर्ग आव्यूह। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको ये बातें समझ में आ रही हैं? अब हम आगे आपको कुछ सिखाते हैं। तो बच्चों, अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने है आव्यूहों की समानता। यहाँ से एक सवाल आपका 2 नंबर में पेपर में या विकल्पी रूप में आता है। ठीक है। आव्यूहों की समानता में 2 केस होते हैं कि यदि 2 आव्यूह A बराबर AIJ तथा B बराबर BIJ। I क्या है? I जो होती है वो पंक्तियों की संख्या होती है। J क्या है? J जो होती है वो स्तंभों की संख्या होती है। समान है यदि, तो 2 केस होने चाहिए। अगर कोई 2 आव्यूह आपस में समान है तो उसके लिए 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन, दोनों आव्यूहों की कोट या क्रम समान होना चाहिए, मतलब m और n आपस में कैसे होने चाहिए? बराबर। दूसरा है दोनों आव्यूहों A तथा B के संगत अवयव समान होने चाहिए, कि जो A वाले में है अवयव वही B वाले आव्यूह में अवयव होने चाहिए। यहाँ पे हमने एक पहला पॉइंट लिया है। आव्यूह A बराबर देखो 2 5 3 और A। आव्यूह B बराबर B 3 5 और A। ठीक है। तो देखो दो की, अगर ये दोनों दोस्तों अगर ये दोनों आव्यूह आपस में समान है तो उसके लिए कंडीशन आपके पास होगी। इसके लिए क्या है? A का मान कितना होना चाहिए? 0। एंड B का मान कितना होना चाहिए? B का मान कितना होना चाहिए हमारे पास? 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2। तो देखो जरा, देखो यहाँ 2 है
तो b का मान यहाँ भी कितना होगा, 2 होगा। ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर हुआ, ओके। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, ये भी सही है। यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, बिल्कुल सही है। और a का मान 0 होगा तब, क्योंकि यहाँ 0 होना ज़रूरी है। अगर यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो देखो इस वाले जो आव्यूह a के जो तत्व हैं वो आव्यूह b के तत्व के कैसे हैं, समान हैं। दूसरा केस, यहाँ से जो क्रम है वो 2 गुणे 2 का है भाई, कि 2 पंक्तियाँ हैं, एक ये पंक्ति है, एक ये पंक्ति है। 2 कॉलम है, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, तो 2 गुणे 2। यहाँ पर भी हमारे पास जो क्रम है वो कितने का है मेरे प्यारे बच्चों, 2 गुणे 2 का है। तो आपने सीखा कि जो आव्यूहों में समानता होगी उसमें 2 केस होते हैं। अगला हमारे पास एक एग्जाम्पल है, देखो -2 यहाँ भी है, -2 यहाँ भी है, ठीक। 5 यहाँ है, 5 भी यहाँ है, 7 है, यहाँ भी 7 है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ 4 है और यहाँ कितना 6 है। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि जो 4 है वो बराबर नहीं है 6 के, इसलिए दोनों आव्यूह समान नहीं है। समझ गए मेरी बात? क्योंकि एक एलिमेंट गड़बड़ कर गया। अगर यहाँ 4 होता तो यहाँ भी 4 होता तो सही माना जाता, अगर यहाँ 6 है यहाँ भी 6 होता तब भी सही माना जाता, ठीक है। अब आव्यूहों की समानता पर आपके सामने एक सुंदर सा सवाल है, 2 नंबर का एग्जाम में आता है। यदि ए वाला आव्यूह बराबर इस आव्यूह के बराबर है तो एम एन पी का मान क्या होना चाहिए। तो आप इसे कैसे हल करेंगे, देखो 7 यम 6 बराबर, यहाँ से माइनस का 7, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 3। अगर ये दोनों आव्यूह आपस में बराबर हैं, यहाँ लिखेंगे यदि दोनों समान हैं तब इनके क्या होने चाहिए, ऑर्डर, इनकी कूट कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तब इनकी कूट तथा तत्व बराबर होने चाहिए। क्लियर गाइस? आप कहें हाँ बिल्कुल। अगर ऐसा केस है तो दोनों तरफ हम तुलना कर लेंगे, दोनों ओर मानों की तुलना करने पर जब आप दोनों ओर मानों की तुलना करेंगे मेरे लाल, तो देखो n का मान, भाई दूसरा एलिमेंट बराबर दूसरा एलिमेंट, n का मान कितना आ जाएगा, n का मान 4 आ जाएगा। m का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा। एंड p का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। p का मान कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 6 आ जाएगा। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, छात्र छात्राओं, क्या ये आपको समझ में आया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम चलते हैं आगे। बच्चों, आज के वीडियो के अंतिम सवाल आपके सामने है। दूसरा सवाल कह रहा है कि ये दोनों सवाल जो हैं वो आव्यूहों की समानता पर आधारित हैं। इस टाइप के सवाल पेपर में दोनों PYQ हैं आपके, इम्पोर्टेंट भी हैं। यदि x+3 z+4 2y -7 -6 a -1 0 b -3 -21 0 बराबर है इस आव्यूह के, मतलब ये दोनों आव्यूह आपस में कैसे हैं, बराबर बताए जा रहे हैं, समान आव्यूह हैं। तो ABC XYZ के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे बढ़िया तरीका है लगाने का, देखो कैसे, यहाँ से हम इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। देखो अब हम सवाल दोबारा नहीं लिखेंगे, आप एक बार सवाल जरूर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे दोनों, चूंकि दोनों
आव्यूह समान है। दोनों आव्यूह कैसे हैं? समान है, इसलिए दोनों ओर मानों की तुलना करने पर जब आप दोनों तरफ मानों की तुलना करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो देखो x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से आप लिखेंगे कि x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब अगर हम 3 को उधर ले जाएं तो ये हमारे पास बायां पक्ष होता है, ये हमारे पास दाहिना पक्ष होता है। बाएं पक्ष में कोई संख्या अगर प्लस साइन की है तो वो दाहिने साइड में जाएगी, तो वो माइनस साइन की जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास आगे बढ़ाएं तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास -3। तो x का मान कितना आ गया आपके पास? -3 आ गया। ठीक है, अब देखो z प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा? 6। तो z प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा? 6। तो हम इस प्लस 4 को उधर लेके जाएंगे, माइनस में जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास z बराबर हो जाएगा 6 - 4। हमारे पास z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। समझ पा रहे हैं? z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब यहाँ देखो बाई 2y - 7, भाई तीसरा एलिमेंट बराबर तीसरा एलिमेंट होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2y - 7 बराबर हो जाएगा हमारे पास 3y - 2। अब इस 3y को इधर लाओगे माइनस में, तो 2y माइनस क्या हो जाएगा? 3y। माइनस का 7 उधर जाएगा काहे में? प्लस में। तो माइनस का 2 में 7 क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो यहाँ से देखो 2y में से 3y गया तो हमें बचेगा माइनस का 1y। अब जबकि 1 लिखेंगे नहीं, अब यहाँ से 7 में से माइनस का 2 चला जाएगा तो बराबर कितना बचेगा? सॉरी, प्लस का 5 बचेगा। कैसा बचेगा मेरे प्यारे दोस्त? प्लस का 5। अब ये वाला साइन उधर चला जाएगा तो यहाँ हम देखेंगे तो y का जो मान आएगा वो माइनस कितना आ जाएगा? 5। क्लियर हो रही बात? तो 3 मान आपने निकाल लिए हैं x, y एंड z। इसी तरीके से हम आगे देखेंगे। देखो a - 1 बराबर कितना है? -3। a - 1 बराबर माइनस का 3। अगर हम आगे बढ़ाते हैं सवाल को, यहाँ हम एक लाइन डाल लेते हैं। माइनस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का। तो a बराबर हो जाएगा -3 + 1। देखो दो संख्याएं, एक प्लस की है एक माइनस की है, तो वो आपस में घट जाती हैं। तो माइनस के 3 में प्लस का 1 जाएगा तो हमारे पास बचेगा कितना? -2। अब यहाँ से मास्टर जी -2 क्यों बचा? क्योंकि भैया माइनस की 3 बड़ी है। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ से b - 3 बराबर हो जाएगा 2b + 4। b - 3 बराबर हो जाएगा 2b + 4। b को इधर लाओ, माइनस में आएगा तो b - 2b। और मेरे लाल माइनस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा? बेचारा खुश हो जाएगा क्योंकि वो प्लस का हो जाएगा। b में से माइनस का 2 जाएगा तो बचेगा माइनस का 1b, 1 नो लिखा जाता है। और 4 और 3 कितना आ जाएगा? 7। तो हम यहाँ b का मान प्राप्त कर लिए हैं कितना? -7। अब माइनस का क्यों हो गया? क्योंकि भैया ये वाला माइनस जो है बराबर की संख्या में भाग करेगा। बराबर की संख्या काहे की है? प्लस की है। और जब प्लस में माइनस का साइन भाग करता है तो प्लस अपने आप क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या रह गया? c रह गया। तो देखो 2c + 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। 2c + 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। 2 उधर ले जाओ तो 2c बराबर -2, 2 से 2 खत्म। c का मान हमारे पास कितना है मेरे प्यारे दोस्त? -1 आया। तो इस तरीके से आपने a और ये b का मान है, बॉक्स में हम बंद कर लेते हैं, इसे भाग ना जाए कहीं। a b c एंड x y एंड z, ये तीनों मान आपके सामने आ गए। 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर जैसे भी सवाल आएगा, और ऐसे सवाल आते हैं तो आप लगा पाएंगे। ठीक है,
अगला सवाल सेम कैटेगरी का है। यहाँ से ABCD के मान निकालने हैं, तो फिर से हम वही काम करेंगे। देखो हल, क्योंकि हमारे पास यहाँ जगह कम थी तो यहाँ लिखेंगे दिया है। तो मेरे दोस्त क्या दिया है, देखो 2A + B और A माइनस का 2B, 5C माइनस का D और 4C + 3D। ये बराबर दे रखा है 4 -3 11 और 24। देखो अगर ये आपस में बराबर हैं तो इनके तत्व भी आपस में बराबर होंगे। पहला बराबर पहले के, दूसरा बराबर दूसरे के, तीसरा बराबर तीसरे के, चौथा बराबर चौथे के। तो हम क्या करेंगे, दोनों और तुलना कराएंगे। दोनों और तुलना, जब आप दोनों और तुलना करेंगे मानों की, तो देखो 2A + B बराबर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। आगे देखो A माइनस का 2B, A माइनस का 2B बराबर कितना आ जाएगा, -3। यहाँ तो भैया समीकरण बन रहे हैं, तो समीकरण को हमें हल करना पड़ेगा। इसके बाद में हमारे पास आता है 5C - D बराबर कितना आ जाएगा, 11। और लास्ट में आ जाएगा 4C + 3D बराबर कितना आ जाएगा, 24। अब ये हमारे पास 4 समीकरण बने हैं। ये सवाल हमारा 4 नंबर या 3 नंबर में आता ही आता है, इस टाइप का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो आपने हाई स्कूल में समीकरणों को विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से हल किया होगा। आप कहेंगे बिल्कुल किया होगा। तो देखो यहाँ 2A + B बराबर 4 है और यहाँ से A - 2B बराबर -3 है। तो पहले हम इन दोनों समीकरणों को लपेट लेते हैं। देखो कैसे, यहाँ B है, यहाँ माइनस का 2B है। देखो अगर हम जोड़ने पर लिखेंगे तो यहाँ हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो करते हैं भाई। तो यहाँ से हम 2 से गुणा करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये 4A हो जाएगा प्लस 4A + 2B बराबर कितना आ जाएगा, 8। भाई 2 से गुणा करिए हैं। अब इसके नीचे ये वाला लगा दो, A - 2B बराबर -3। ठीक है, जोड़ने पर ये कैंसिल हो गया। 4A और A के कितना आ जाएगा, 5A। 8 में से 3 चला गया, कितना बचा, 5। 5 से 5 खत्म। तो A का मान हमारे पास कितना है मेरे प्यारे दोस्त, 1 आया। कितना आया है, 1 आया। अब A का मान आप चाहे यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो, B का आ जाएगा। तो देखते हैं भाई, यहाँ से देखो 2A, यहाँ 2A, A का मान कितना है, 1 है, प्लस B बराबर 4। 2 एकम 2 होता है, प्लस B बराबर 4। 2 उधर ले जाओ, माइनस का जाएगा, तो 4 माइनस का 2 बराबर कितना बचेगा, 2। तो मतलब B का मान हमारे पास कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्त, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। समझ पा रहे हो, ओके। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ CD का कमाल है, AB नहीं है। तो देखो यहाँ 5C - D बराबर 11 या 4C + 3D बराबर 24। भैया यहाँ माइनस का D दिख रहा, यहाँ 3D है। तो इस वाले समीकरण में हम क्या करने वाले हैं, 3 से गुणा। तो ये 5 दिया कितना आ जाएगा, 15C और माइनस का 3D बराबर 3 से गुणा करना है, तो 11 दिया कितना आ जाएगा, 33। अब इस वाले समीकरण इसके नीचे रखो, यहाँ से 4C है प्लस 3D बराबर 24। क्योंकि विपरीत साइन होते हैं तो आप कहते हैं जोड़ेंगे। देखो ये कितना हो जाएगा, 19C बराबर 33 और 24, 4 3 7 हो जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा, 3 और 2 5, 19 यहाँ कितना होता है, 57। तो C का मान हमारे पास कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्त, 3 आ गया। कितना आ गया, 3।
अब सी का मान चाहे तो इस वाले समीकरण में लगा दो और चाहे इस वाले समीकरण में लगा दो, आपका डी का मान आ जाएगा। लगाते हैं, देखो यहाँ से 5, सी का मान कितना हमारे पास 3 है, माइनस का डी बराबर 11, 5 यहाँ कितना होता है 15, माइनस का डी बराबर 11, 15 को उधर ले जाओ तो माइनस का डी बराबर 11 माइनस का 15। भैया छोटी संख्या से माइनस की बड़ी संख्या माइनस करोगे तो माइनस का बचेगा, तो माइनस का डी बराबर माइनस का 4, माइनस कैंसिल हो गया तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये दोनों सवाल आपको क्लियर हुए? आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं, और अपने दोस्तों के साथ, नाते रिश्तेदारों के साथ भर भर के चैनल के लिंक को शेयर करना ना भूलें।